अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी और पाकिस्तान की कठपुतली अदालत से 2 बार उम्र कैद की सज़ा पाने वाले जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपको भी और आपके सारे देखने वालों को भी। और मुझे बड़ी खुशी इस बात पे है कि जी 2 बार है, इसका मतलब है कोई गारंटी उन्होंने रखी होगी कि जी दूसरी बार भी देंगे, वरना तो उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबसे पहले बात यहाँ से ही शुरू करते हैं कि आपको सजा तो आपकी एब्सेंस में आपको ही नहीं बल्कि आपके साथ 4 सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मुईद पीरजादा, वजाद सईद खान, साबिर शाकर और फिर 3 रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर जो जी जी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप 7 लोगों को आपकी एब्सेंस में 2-2 बार उम्र कैद की सजा और पता नहीं लाखों रुपए का जुर्माना। अब आपने एक मुश्तरका एक जवाब लिखा है सातों के सातों बंदों ने मिलके। एक तो सर उसके हाईलाइट्स मेन पॉइंट्स क्या हैं उस जवाब के, और क्या इस जवाब का कोई फायदा भी होगा या सिर्फ ये दीवार में टक्कर मारने वाली बात है? नहीं, देखिए, हमने इसलिए नहीं लिखा कि कोई फायदा होगा। हमें पता है कोई फायदा नहीं होगा, वहां कोई नहीं पढ़ेगा, ना कोई सुनेगा, ना कोई देखेगा। हमने लिखा है ये, हम अपनी पोजीशन जो है, लीगल पोजीशन और प्रोफेशनल पोजीशन, उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए। ठीक है। क्योंकि बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, और अखबार हैं, बहुत सारे दुनिया भर के मीडिया वाले लोग हैं जो रोज वो टेलीफोन करते हैं कि जी आप लोग क्या कहते हैं। क्योंकि हर मीडिया वाला चाहता है कि जी दूसरा वर्जन भी ले ले, डायरेक्ट कोई कोर्ट ले ले, इस तरह वो करते हैं कोशिश। बिल्कुल। तो हमने ये पूरा इकट्ठा करके हमने एक ये लीगल और प्रोफेशनल एक स्टेटमेंट बनाया, और वकीलों वगैरह ने उसको वेट करके फिर हमने उसको रिलीज कर दिया कि जी उसमें हमारी पोजीशन ये है, ऑन द रिकॉर्ड जो भी है। उसके ऊपर मैंने लिख दिया था कि जी ये तो गटर में डालने का है, लेकिन हमने उसको, आपके जो केस वेस हैं ये तो हमें, वी डोंट टेक देम सीरियसली, लेकिन ये जवाब हम इसलिए दे रहे हैं कि एक एक रिटन ऑफिशियल पोजीशन आ जाए हम सबकी। तो जी। इसलिए वो हमने लिखा है, और उसमें मेन बात है ये कि जी ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई प्रोसेस नहीं है इसमें, ना हमसे किसी ने पूछा, ना हमें किसी ने बताया, ना हमें पता है कि जी क्या चार्जेस है, कौन विटनेस है, कौन वकील है। हमारी तरफ से भी उन्होंने ही वकील खड़े कर दिए। पता नहीं, ये भी अब उनकी मेहरबानी है यार। यही बता देते कम से कम कि जी फलाने वकील साहब आपके वकील हैं, तो उनसे कोई बात कर लेते कि यार वकील साहब मेरी तरफ से ये बात भी कर देना, चलो सब कुछ नहीं तो सलाम ही कर देना। वो भी बिल्कुल। नहीं करने दिया उन्होंने। तो बस बहरहाल वो उन्होंने कर करा के वो फैसला देना था, दे दिया। अब ज़ाहिर है पीछे किसी कर्नल ने लिखा है या ब्रिगेडियर ने लिखा है या पता नहीं जिसने भी लिखा है, वो बहरहाल उनका उनका अब काम है। लेकिन वो जज साहब जो है, सिपरा साहब, उन्होंने अपना तारीख में नाम लिखवा लिया। कभी अगर इत्तेफाक होगा, मिल गए कहीं, रिटायर होकर अमेरिका ही आएंगे मेरा ख्याल है वो, फिर देखें। सर, एक तो सूरत आपने अपने रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपने अपना जवाब लिख दिया, और लेकिन दूसरी सूरत ये भी तो है कि आप इस फैसले की कॉपी लेके हायर कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं और हायर कोर्ट्स में इस मामले को अंडर डिस्कशन ला सकते हैं, और फिर अपनी मर्जी के वकील भी आप खड़े कर सकते हैं। आपके पास पाकिस्तान के तमाम पाए के चोटी के वकील, जिनमें मुनीर मलक, एतजाज एहसन, हामिद खान और बड़े बड़े नाम हैं, जो आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप उस फैसले की कॉपी सिपरा साहब की अदालत से लें और इसे हायर कोर्ट्स में चैलेंज करें, तो मामला अंडर डिस्कशन तो आ सकता है कि पता चले कि ये मैंडेट चोर हुकूमत और इनके सरपरस्त चाहते क्या थे और एक्चुअल सिचुएशन है क्या। नहीं, मामला तो अंडर डिस्कशन तो आएगा, ये ठीक तो है। अब। मगर उन्होंने हमें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया था, और वो भी अच्छा। जब दिया तो 1 हफ्ते का टाइम, 1 हफ्ते में तो हमें वो अभी तक उसकी कॉपी भी नहीं मिली। ना ठीक हमने है। पूछा कि वो भाग गए जज साहब, वो तो जज वो तो एक, उसके बाद पता नहीं कब आएंगे वो। जी। तो 2-3 वकीलों के, बड़े 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 वकीलों की जो आपने जो मेंशन किए हैं, उनके मैसेजेस भी आए और कहा कि जी हम आपका सबका केस टेकअप करते हैं। आप, हमने कहा जी जब वक्त आएगा तो करें। इन्होंने तो हमें टाइम ही नहीं दिया। 1 हफ्ते के बाद वो, अगर इनकी कोर्ट में अपील नहीं हो सकती तो फिर तो ये तो गया। अब अगली कोर्ट्स में जब भी होगा फिर देखेंगे। जी। तो करेगा तो जरूर। वो रिकॉर्ड पे इसीलिए हम ले आए कि जी हमने, ये हमारा फॉर्मल पोजीशन है, और ये आपके सामने है। जब वक्त आएगा तो फिर जजमेंट भी लेंगे उनसे। हमें तो पहले चार्जेस पता चले कि जी आपने किस टाइम पे किस वक्त किससे बात की, वो तो हमें वही नहीं पता। हम क्या पता उसको सो रहे थे कि कहीं सफर में थे, या कहाँ थे, या बाजार से कुछ गोश्त बिल्कुल। खरीद रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे तो ये भी नहीं मालूम।
बिल्कुल। तो वो सब डिटेल्स जो पता चलेगी तो पता चले। अभी तो वो उन्होंने बुलडोज करना था ना, तो उन्होंने कर दिया, बस ठीक है, अब उनका काम था ये। सर आपने अपने जवाब में कॉपी किया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जी। को और मुख्तलिफ हुकूमतों को भी। फॉर एग्जांपल अमेरिका में आप लोग रहते हैं, फिर आप में से कुछ यूके में रहते हैं, तो आपने मुतलका गवर्नमेंट्स को भी कॉपी किया है। आपको इन बड़ी हुकूमतों से या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से कोई तवक्को है कि वो इस मामले को कोई कहीं किसी जगह इस उठाएंगे? नहीं, वो टेकअप तो कर रहे हैं, कई दो तीन तो डायरेक्ट कॉलें भी मुझे आई ऑर्गेनाइजेशन से कि जी हम आपका आपके नाम आपके आवाज में सुन के ऑन कोर्ट अनकोर्ट आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। मैंने ले लिया, मैंने जो भी था फिर उनको फोन पे बताया, जी। तो उन्होंने वो ले लिया। वो जो भी इशू करेंगे करेंगे, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट वाले हैं वो कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। जी। तो वो जो भी उन्होंने अपना एक फॉर्मल स्टेटमेंट देना है या अपना रिएक्शन देना है वो देते रहेंगे। अब गवर्नमेंट्स को भी हमने सबने तकरीबन लिख दिया है अपने अपनी गवर्नमेंट्स को कि जी देखिए ये हो रहा है, और हमें भी मतलब एक तरह से खतरा है, क्योंकि ये जो अभी अटैक्स हुए हैं मुहीर डॉक्टर पीरजादा साहब। पीरजादा पे घर पे, फिर शहजाद अकबर याद है। साहब के घर पे लंदन में, तो यहाँ हमने कहा जी हर जगह हो रहे हैं, तो हम भी आपको एक तरह से अलार्म कर रहे हैं या पहले से इंटीमेट कर रहे हैं कि जी देखिए ये ऐसा हो सकता है, तो आप जो भी करना है फिर करें। ये क्योंकि ये लोग यहाँ पे करते हैं जी। जब इनको इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी आए, वो बड़ी अगर सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो तो वो खुद आ जाते हैं जो जिनके बारे में होती है। मुझे दो तीन दफा पहले जब मुशर्रफ साहब थे तो दो तीन दफा एफबीआई वाले घर पे आते थे जी। कि जी आप जरा ख्याल करें, ये करें वो करें, तो वो होता है यहाँ। अभी तक यहाँ नहीं आए? पे इस अब की बार नहीं आए एफबीआई वाले? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, हमने उनको भेज दिया है, तो वो उस पर जो भी एक्शन होगा फिर वो करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ सर इस्लामाबाद में डीजीआईएसपीआर साहब के गले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है खबर बनाने के लिए, वो खबर इतनी बड़ी नहीं बनी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान भर के लोगों का रद्द अमल आया है वो बड़ी खबर बन गई है। इन्हें सर क्या शौक है कि हर 4 दिन बाद फिर सामने आते हैं, कैमरास के सामने बैठते हैं और अपनी बेइज्जती कराते हैं, और इंतहाई ढिठाई से कराते हैं, और पिछली भूल जाते हैं, फिर आ जाते हैं नया ताजा दम होके। देखिए इनको ये शौक नहीं है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बेइज्जती वेस्टी से। ये सब उस स्टेज से बहुत गुजर गए, ये सब मैदान में आ गए, तो अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे से पीछे से कोई भी बेइज्जती कर रहा है या देख रहा है या कुछ कर रहा है, उससे कोई इनको। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ सर, कि ये इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है वॉशिंगटन से कि जी आप जो जो फ्री लंच में आप वादे वादे करके गए थे वो आप पूरे करें। ठीक। और उसमें दो तीन जो है वो वादे तो वहां के, जो आप अपनी फौज भेजेंगे और वहां पे हमास को ठीक करेंगे, फलस्तीन का मसला है। दूसरे वादे उसमें ये भी थे कि जी अफगानिस्तान को आप रजीम चेंज करेंगे, और ये भी करके आ गए। मतलब अब ये इतने बड़ी इनके दिमाग हो गए कि जी इन्होंने कहा अमेरिका और रूस अफगानियों से 20-20 साल लड़के कुछ नहीं कर सका, हम यहाँ से आपको रिजीम करके दिखाएंगे, चेंज करके दिखाएंगे, तो जी। ये वादा करके आ गए। अब वो वहां से प्रेशर इनको आ रहा है कि जी वो क्या हुआ है आपके, क्या हुआ तेरा वादा और वो कसम वो इरादा किधर गया। जी। तो वो उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, आपने देखा होगा कि जी 3 घंटे में से मेरे ख्याल है 2 घंटे वो अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गालियां देते रहे। लेकिन वो पूरा फोकस ये था कि जी अमेरिका को भी दिखाएं, दुनिया को भी दिखाएं कि जी देखिए हम इनके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं और फिजा तैयार कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि जी हमने इधर जाके इन्होंने अगर नहीं रोका तो अटैक करना है, और क्या करना है, जो भी करना है वो करेंगे, हमें तो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन जी जो है सर। उसमें तो इनकी कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही। वो कोई फौजें वौजें यहाँ से जा नहीं रही हैं, इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि जी भेजें, और वो अभी टाइम बहुत दूर है मेरा ख्याल है। तो ये वाला इशू है जो इस पे अब ये कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है कि जी अगले महीना 2 महीने में कुछ ये टक टुक ये करके गड़बड़ करके कुछ ड्रोन भेज के कुछ जहाज भेज के कुछ ना कुछ करना शुरू करेंगे, ताकि इनको उनको ये बताया जा सके उनकी तसल्ली के लिए कि ये हम कुछ कर रहे हैं। मतलब तब कुछ रिजीम चेंज वेंज वहां कोई नहीं कर सकते ये लेकिन ये कि ये कोशिश कोशिश करेंगे इनको दिखाने के लिए कि ये हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। दूसरा सर, तो ये भी तो हो सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीआईएसपीआर दहशतगर्दी के तनाजर में केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। हालांकि सुहेल खान अफरीदी ने बहुत खूबसूरत चाल चली थी,
उन्होंने जिरगा बुला के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिनमें मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी थी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, कौमी वतन पार्टी शेरपाओ की, जितनी केपीके की पार्टियां थी, सबको बुला के एक मुश्तरका फैसला उन्होंने अपना दे दिया और बता दिया कि हम सारे एक पेज पे हैं। इसके बावजूद डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे लगता था कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ हैं, सिर्फ पीटीआई मुखालफत कर रही है, हालांकि ऐसी सूरत नहीं है। वो तो उन्होंने तो अपना क्या कहते हैं वो जो मौलाना साहिबान जो फतवा देते हैं ना, आईएसपीआर ने तो फतवा दे दिया कि ये बाकी सारी पार्टीज जो है ये मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तानी पार्टी है। उनमें वो भूल गए कि जी वो अवामी नेशनल पार्टी जो नैप जो है सुरपुर, उनके जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब है, वो आज तक जलालाबाद अफगानिस्तान में ही दफन है, वो पाकिस्तान उनकी लाश अभी तक नहीं आई। बिल्कुल ये इतने तो वो मुहब्बा वतन थे वो। जी। इन्होंने उनको आज फतवा और डिक्लेरेशन दे दिया कि जी ये सब तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी लाइन पे चल रहे हैं तो बस ठीक है। पीटीआई नहीं है क्योंकि वो बात नहीं मानती इनकी। तो ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कहते हैं हम तो सियासत में है नहीं, हम तो बिल्कुल हमें तो आप घसीटे मत और हमें ये ना करें। उनको घसीटेगा कौन? ये तो कीचड़ में पॉलिटिक्स की कीचड़ में इतने नीचे डूबे हुए हैं कि इनको। लेकिन सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये वाशिंगटन डीसी में लंच में अपनी कद से बड़े वादे करके आ गए हैं, तो अब मे भी ये केपीके में मामला छेड़ के और अफगानिस्तान के साथ मामला छेड़ के अमेरिका को ये दिखाएं कि देखें हम तो अपने डोमेस्टिकली इतने एंगेज हो गए हैं, अब हम गजा और इसराइल नहीं पहुंच सकते, हमें पहले अपने लोकल मामला सेटल करने दें। बिल्कुल यही मैंने शुरू में कहा ना कि जी ये अपनी कार्रवाई यहाँ डालेंगे ताकि उनको दिखा सके कि जी हम ये कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपने दूसरे वादे किए थे उनसे आप जरा वो वाला थोड़ा पीछे कर दें। वो उनका वैसे भी थोड़ा लटका हुआ है, तो वो अब कहीं और फंस गए जाके, ट्रम्प साहब वेनेजुएला में और कहाँ कहाँ। जी तो उस वाले मसले को ज्यादा ये एक्टिवेट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ का ये मामला गर्म करके और फिर ये उनको कहेंगे ये देखें हम ये कर रहे हैं और इनके खिलाफ भी कर दिया। और हो सकता है इनके दिमाग में अगर कोई मीटर शीटर घूम गया तो कोई हुकूमत ही हटा दे या गवर्नर रूल लगा दे या कोई और ऐसा खड़ा कर दे कि ये सिचुएशन वाकई खराब हो जाए। जी। ये भी कुछ कर सकते हैं। डिपेंड्स कि ये कितने डेस्परेट हैं और कितने ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर ऊपर से आ रहा है। ठीक। और ये जो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सिर्फ इसीलिए थी कि जी ग्राउंड उसके लिए तैयार करें कि जी हमने अफगानिस्तान को, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा अफगानिस्तान है। लेकिन सर, एक और बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीआईएसपीआर ने यह तस्लीम की कि आज की यूथ, ये जनरेशन जी और पीटीआई के फॉलोअर्स और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह का सोशल मीडिया पे कंटेंट लेकर आते हैं, डीजीआईएसपीआर ने कहा हम तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। मतलब एक मैदान में तो उन्होंने हार मान ली ना अपने मुंह से। यार नहीं कर सकते। मैं तो खुद उनका जो बेसमेंट है आईएसपीआर का 500 डेस्क और कंप्यूटर्स और लैपटॉप और पता नहीं क्या, वो पूरे 500 के करीब बैठने की लोगों की जगह है। और बैठे होते हैं वहां पे ग्रुप्स में, कोई अफगानिस्तान देख रहा है तो कोई अमेरिका देख रहा है तो कोई क्या देख रहा है। मुझे खुद डीजी आईएसपीआर उस वक्त के लेके गए थे। जी बिल्कुल। उसकी बिल्डिंग नहीं बनी थी, मैं एज एडिटर उन्होंने बुलाया तो हम चले गए, तो उन्होंने दिखाई सारी पूरा जी 300-400 लोगों का हॉल दिखाया और ये सब हमने नया बनाया। जी अच्छा, वो भी दिखाया उन्होंने कि जो जहाँ पे इनके ये सोशल मीडिया टीम्स बैठी होती हैं, वो तो हर एक आदमी पे 2-2 3-3 लोग उन्होंने रखे हुए हैं। और अब वो कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। कर तो वो पहले भी कुछ नहीं सकते थे यार। सोशल मीडिया उनके हाथ में है ही नहीं ना, वो उनके हाथ में आ सकता है चाहे जितनी फायर वॉर लगा ले। सिर्फ ये कर सकते हैं कि जी हमारी बैन कर देंगे कि जी आप हमें पाकिस्तान में लोग आपके थ्रू या आपके टेलीनॉर जो जायज वैज इसके थ्रू ना देख सके, लोग दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो ये तो आजकल का कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, किसी तरीके से भी लोग देख लेते हैं। तो लेकिन सर लोग डीजीआई डायरेक्ट मैसेज भेज देते हैं फाइलें अपना डाउनलोड करके, तो लोगों को भेज देते हैं, तो वो रुक नहीं सकता। बिल्कुल वो ऐसे। अगर उन्होंने मान लिया है तो फिर मान ले यार, उनसे कहें कि जी बात करो फिर बैठ के और अपने आप को जरा सीधा करो और क्या करो। सर डीजीआईएसपीआर साहब ने एक और तस्लीम किया है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का बाप तस्लीम कर लिया है। एक तो ये मुबारकबाद कि उन्होंने कम अज कम बिल आखिर फाउंडर ऑफ द नेशन को अपना बाप तस्लीम कर लिया है, लेकिन बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे बाप ने कहा था कि आपका सियासत से कुछ लेना देना नहीं,
वो आप बैरक्स कोट में मैंने वापस जाएं। मैंने बाकायदा रखा हुआ है, निकाल के अभी कहें तो मैं आपको भेज दूंगा उसको। के जी आप लोग हमारे फौजी जो है, ये आप लोगों का काम नहीं है, आपने सिविलियंस की बात माननी है और उन जो हुक्म दे वो करना है, आपने सियासत पे नहीं दखल देना। तो वो आप लगा रहे हैं अपने प्रोग्राम पे, और वो लोगों को दिखाएं कि जी ये है सबसे इम्पोर्टेंट उनका आपके हवाले से। बिल्कुल। तो माने फिर फादर ऑफ द नेशन की बात, फिर क्यों नहीं मानते? तो फिर ये तस्लीम हुआ कि बाप मानते हैं लेकिन हैं बाप के नाफरमान। नाफरमान बेटे हैं, फिर यही कहेंगे और क्या कहेंगे। अच्छा सर, आगे चलते हैं। हमारे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्हें भी शायद अब कोई रास्ता नजर आ गया है एहतजाजी तहरीक चलाने का। उन्होंने फैसला किया है कि 8 जनवरी को वो इस्लामाबाद से निकलेंगे, बरास्ता जीटी रोड लाहौर जाएंगे और रास्ते में 4 जगह उनका इस्तकबाल किया जाएगा। गैदरिंग्स होंगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे। लगता है कि अब थोड़ा सा उन्हें कोई रास्ता नजर आ गया है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट किस तरह चलानी है। आप क्या समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उनके साथ सलमान अकरम राजा वगैरह और असद कैसर जब होंगे तो जीटी रोड से ये कोई लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पीटीआई का रहा है वो यही रहा है कि जी लोग तो तैयार हैं निकलने के लिए, लोग तो खुद आ जाते हैं, लोग उनकी बहनों को देख के खुद ब खुद ही आ जाते हैं, सैकड़ों आ जाते हैं, हजारों आ जाते हैं। कोई जलसा वलसा ये करें तो वहां बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं। गवर्नमेंट पूरी उनकी है जो कई हजारों को लेके आ सकती है। जी। उनको प्रॉब्लम ये रहा है पीटीआई का कि जी लीडरशिप बड़ी कमजोर रही है, उनमें कोई जान ही नहीं है। वो कोई लड़ने के लिए या मरने की तो बात बहुत दूर है, वो खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अब आपस में भी उनके यही झगड़े हैं कि भाई हमारी लीडरशिप जो है वो दरख्वास्तें करती है कि जी माफी दे दो, तो ये कर दो, वो कर दो, बस इसकी जिंदगी मत। अब ये जो आए हैं अचकजई साहब और दूसरे, ये सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन इनको भी समझ आ गई है कि जी ये लोगों का इतना बड़ा जो पॉपुलर सेंटिमेंट है उसको हमने क्या करना है, उसको कैश करके लोगों को अगर नहीं निकालेंगे, हम लोगों से हम नहीं मिलेंगे, तो ये हमने इसका फायदा क्या हमें? जब वोट डालने का वक्त आएगा तो वोट तो डालेंगे पीटीआई को और इमरान खान को, तो इनकी सियासत में कहाँ जाएगी? तो इसलिए इनको अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इमरान खान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी है कि जी आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बन जाए, और सेनेट में भी, और यहाँ भी और वहां भी। तो वो कुछ अगर करके नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग तो इनको भी कहेंगे यार ये बाबों को भी छोड़ो, फारिग करो, हम खुद ही कर लेंगे। फिर वो लोग अपने हाथ में ले लेंगे, यंग लोग फिर यही होगा। सर, जहां तक बाबों का आपने जिक्र किया तो एक बाबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में छुपा बैठा है, डरा बैठा है या सहमा बैठा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही साहब। वो वो यार वो उम्र गुजरात उनकी में गुजर रास्ते गई। में पड़ाव आता है। उनकी औरतें समीरा इलाही और कैसरा इलाही ने इलेक्शन में तो कमाल किया, लेकिन बेटे को उन्होंने स्पेन भगा दिया, मोनिस इलाही को। परवेज इलाही साहब जेल से वापस आए और घर में बैठ गए और मुंह से 2 लफ्ज तक नहीं निकालते। गुजरात में क्या वो कोई गैदरिंग कराने में कामयाब हो जाएंगे, या वो बिक चुके हैं, डर चुके हैं, सहम गए हैं, या अंदर से मिल चुके हैं कहीं और? सर, इस काफ लीग की अगर आप तारीख देख लेना तो ये सवाल पूछने की आपको जरूरत ही ना है। लेकिन अब तो 2 ऐसे हो गए ना सर काफ लीग के, एक सरकारी हो गई, एक गैर सरकारी हो गई। वो है तो वही चौधरी ब्रदर्स ही है ना सर। वो अब अपने बड़े बड़े हैं, छोटे हैं, वो अपने चौधरी शुजात साहब साहब। जो है, शुजात साहब। शुजात साहब, वो तो पता नहीं अब बीमारी मारे हैं, वो तो जाहिर है वो आते नहीं है। ये भी अब बहुत बीमारी मारे हैं, तो जाहिर है इनकी भी सेहतों के मसले होंगे। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि जब ये इनके लोग जाएंगे तो ये सीक्रेटली कह देंगे कि जी लोग जितने जा सकते हैं जाए, उनके साथ शामिल हो। खुद शायद ना ही आए सामने। ठीक। वो ऐसे ही होगा और वो शो उनके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लोग तो खुद निकलना चाहते हैं ना। इनकी कोई मरहून मिन्नत तो कोई नहीं है इन बिल्कुल लीडरों ठीक। की। ये लीडर तो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर चुके हैं पहले ही। जी। दूसरा सर, सुहेल अफरीदी 9 जनवरी को कराची जा रहे हैं और कराची में पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कहा है कि हम उन्हें वार्म वेलकम करते हैं, और फिर मुराद अली शाह ने उन्हें चाय की दावत पे भी बुला लिया है चीफ मिनिस्टर हाउस में। पीपल्स पार्टी वाले क्या मसल्स दिखाना चाहते हैं आर्मी को कि देख लें, हम अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई वाले मिल जाएं तो हम इमरान खान के साथ मिल सकते हैं, नवाज शरीफ का हम जो है पल्लू छोड़ सकते हैं? क्या ये दिखाना चाहते हैं उन्हें मुराद अली शाह साहब सुहेल अफरीदी को वार्म वेलकम करके? देखिए, मुराद अली शाह और जरदारी साहब और ये लोग मेरा ख्याल है ये शो करेंगे जो पंजाब ने जिस तरह इनका अपनी बेइज्जती कराई, मरियम नवाज साहिबा ने, जो इनको हर जगह पर रोका और हर जगह टोका, और बत्तियां बंद कर दी, तो कहीं लाइट ऑफ कर दी, तो कहीं दुकान बंद कर दी। तो मतलब ये कोई करने की चीजें हैं यार।
जी आप खाने की दुकान बंद कर दी, क्या उनको खाना नहीं मिलेगा कहीं और? क्या मतलब है इसका? बिल्कुल। तो वो लोग चाहते हैं कि जी हम जरा ग्रेस दिखाएं कि जी नहीं हम बड़े जमूरी ग्रेसफुल हैं। और सियासी लोग हैं, हम में बर्दाश्त की हिम्मत भी है, हम आपको बुला रहे हैं, मेहमान नवाज भी है। और मेरा ख्याल है इससे उनकी इज्जत बढ़ेगी, उनकी अपनी थोड़ा बहुत लोगों में होगा कि यार ये उनसे तो बेहतर है। तो इसलिए, वरना वो कोई ऐसी हेल्प वेल्प नहीं करेंगे इनकी कि जी कोई लोगों को भेज दे या कोई इनको। बहरहाल ये कि ये अपना काम करे, रोके ना, तो फिर भी ये बहुत बड़ा शो कर लेंगे वहां पे। और और कराची ये में सर, मेरा ख्याल पॉलिटिक्स में, आप अगर आप पॉलिटिशियन एक दूसरे की जड़ें काटना बंद कर दें तो ये फौजी तो पता नहीं कहाँ जाए। और ये बिल्कुल मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा जेस्चर होगा कि जी अगर ये इकट्ठे इनको करने दे और फिर देखें कि क्या करते हैं ये जाके। कराची में सर एक और MQM कभी एक हकीकत होती थी, अब तो या वो बिल्कुल एक अफसोसनाक सूरत हाल है, उनकी आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। तो कराची के लोग तो निकलना भी चाहते हैं और MQM से जान भी छुड़ाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कराची में PTI वालों को वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुहेल अफरीदी के कराची एयरपोर्ट पे उतरने की देर है, कराची के लोग सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि वो तंग है MQM के तमाम धड़ों से, तमाम ग्रुपों से। एमक्यूएम वालों को तो वैसे ही हरा दिया था। ये जो अभी इलेक्शन हुआ था इसमें 13-14 सीटें पीटीआई जीत गई थी, वो तो इनको जबरदस्ती हराया गया उस फॉर्म वो 47-45 के चक्कर में। वरना तो वो बेशुमार सीटें पीटीआई जीती हुई थी, तो वो सारे जी लोग वोटर लोगों ने ही वोट दिए थे ना। कराची इतना बड़ा इनके लिए मसला नहीं होगा और शो भी अच्छा होगा वहां पे पीटीआई का, और फायदा भी होगा इनको, और मैसेज भी चला जाएगा फौजियों को कि जी हम पॉलिटिशियंस किसी ना किसी स्टेज पे जाके मिल भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक सही। है, जी एक दो पॉइंट पे मिलना नहीं। आप चले करप्शन को छोड़ दें, जो चोरी की लूट मार की खत्म किया वो हो गया। आके एक बात पे तो मिल जाए कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करना है हमने, जमहूरियत को चलाना है हमने, रूल ऑफ लॉ को चलाना है, जुडिशरी को खड़ा करना है। ये अगर आप सारे फौजी हर जगह वहां बिठा देंगे तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इनको वहां से निकालने के लिए पॉलिटिशियंस को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये बिल्कुल। मेरा ख्याल है अच्छा बिगिनिंग होगी अगर ये करें तो। दूसरा सर, आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मंगल वाले दिन अलीमा खानम ने अडियाला के बाहर वो आराम से उठकर चली गई, उन्हें कोई गारंटी दी गई है कि अगले मंगल को आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, लेकिन साथ महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने ये दरख्वास्त की है लोगों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, कि अगर आप वाकई इमरान खान और उनकी बहनों की इज्जत करते हैं तो अगले ट्यूसडे को कम अज कम 10,000 लोगों को अडियाला जेल के बाहर होना चाहिए, कम अज कम टिकट होल्डरों को, तंजीम के अहदेदारों को, या वो लोग जो बहुत बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं इमरान खान की मोहब्बत के, कम अज कम वो तो ट्यूसडे को आ जाएं। तो आप क्या समझते हैं, 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे अगले ट्यूसडे को अडियाला के बाहर? नहीं, हो जाएंगे मेरा ख्याल है। 10,000 नहीं होंगे, 5-6 हजार वहां तो। देखिए, 2-3 हजार का क्राउड आप उनके सामने बैठा दें तो इनकी तो पतलूनें खराब हो जाती हैं। ये पता नहीं कंटेनर और क्या लाके खड़े कर देते हैं जैसे कोई फॉरेन हमला हो रहा है कहीं से। तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये तो एक कव्वाल का गाना नहीं बर्दाश्त कर सकते उस बेचारे को लेके। बिल्कुल क्या उसके खिलाफ बगावत का केस कर दिया। इनके तो ये हाल है, डर के बिल्कुल। मारे आप कहें या जो भी आप कहें, डरा रहे हैं, ये डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहरहाल, चले ठीक है सर, फिर थैंक यू इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे। थैंक यू।